हाय फ्रेंड्स, ये है पार्ट 3 ऑफ द पीआईक्यू सीरीज जो लास्ट 30 है कि पीआईक्यू करा रहा हूँ आपको मैं। और उसके अंदर आप खुद समझ रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चंस, कितने आर्टिकल्स हम कवर कर पा रहे हैं। आपने कभी आर्टिकल 93 नहीं पढ़ा होगा, कभी आपने आर्टिकल 94 नहीं पढ़ा होगा, कभी आपने आर्टिकल 89 नहीं पढ़ा होगा, कभी आपने आर्टिकल 67 नहीं पढ़ा होगा अलग से। लेकिन उस वहाँ पे हमने सब आर्टिकल्स हम देख रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होता है आर्टिकल्स को समझना। आर्टिकल से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। अगर स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस रिलेटेड भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आजकल बहुत आर्टिकल बेस्ड आता है। खुद देख लीजिए, ये सामने जो आपके क्वेश्चन है 2012 का क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस के मेंस का। पहले मेंस में भी ये लोग ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन ही देते थे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द एंड चैप्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट। देखिए, लेजिस्लेटिव रिलेशन पहली बात है हमारे पार्ट 11 में आते हैं। सेंट्रल स्टेट रिलेशन का पार्ट है, पार्ट 11 में आता है हमारा आर्टिकल नंबर 245 से लेकर आर्टिकल नंबर 263। और आर्टिकल नंबर 263 किसकी बात करता है? इंटर स्टेट काउंसिल की बात करता है। इंटर स्टेट काउंसिल किसके रिकमेंडेशन पे सेटअप की गई थी? सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन पे। ऑल्दो इससे पहले भी राजमन्नार कमेटी और फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो 1966 में आया था, राजमन्नार कमेटी जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सेटअप की थी, जिसका रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं माना था बिल्कुल, लेकिन सरकारिया कमीशन का रिकमेंडेशन माना था, जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि इंटर स्टेट काउंसिल को एक परमानेंट बॉडी बनाए। तो उसके बाद हमने इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया। एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि सरकारिया कमीशन किससे एसोसिएटेड है, तो आप इग्नोर मत करिए इन चीजों को, काफी बार पूछी इन चीजें। अब देखिए, पार्ट 11 तो हो गया यहाँ पे। अब उसमें चैप्टर 1 है कि चैप्टर 2 है? तो चैप्टर 1 है भाई, यहाँ पे चैप्टर 1 है। अब इस टाइप के देखिए अगर क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको फ्रैंकली बताता हूं, एक तो सबसे बेस्ट तरीका है कि पीआईक्यू जब करेंगे आप, तो पीआईक्यू के साथ सब इसको कर लीजिए आप। चैप्टर 1, चैप्टर 2 ये सब एक बार गो थ्रू कर लीजिए, सिर्फ उसका नाम भी पता रहेगा तो हो जाएगा काम। लेकिन अगर नहीं पता है, एग्जाम में भाई आ गया ऐसे क्वेश्चन, तो इतने वाइल्ड गेस नहीं मारने हैं। ऐसे में आपको थोड़ा सा रिस्ट्रेन करना है, खुद को रोकना है, बोलना है कि जाने दीजिए, नहीं आता तो कोई बात नहीं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सच बताऊं उतने भी एक्सपेक्टेड नहीं होते एग्जाम में। ओके, अभी सीडीएस और एनडी में तो इस लेवल के नहीं आते, लेकिन स्टेट पीसीएस में इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जस्ट टू मेक द पेपर अननेसेसरी टफ। आपको सीधी बात बोलता हूं मैं, पेपर को अननेसेसरी टफ बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चन इन लोगों ने आजकल मतलब देने चालू कर दिए हैं। उसमें कोई कोई तुक नहीं होता, मतलब क्यों दिया है ऐसा लगता है वो पेपर, वो क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब हमारा काम है पढ़ना। हम तो स्टूडेंट है भाई, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो पार्ट 11 ऑफ द चैप्टर 1 इज डील विद द लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट, जिसमें आर्टिकल 246 भी आता है। आपको पता है आर्टिकल 246 टॉक अबाउट द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। आपको ये बात पता है कि इसके अंदर 7th शेड्यूल का पार्ट है ये। अगर इसके अंदर कोई भी, अगर आपको बोल दूं मैं कि इफ आई हैव टू चेंज आर्टिकल नंबर 246, इफ आई हैव टू अमेंड द आर्टिकल नंबर 246, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको भाई आर्टिकल 368 को इन्वोक करना पड़ेगा। और आर्टिकल 368 के अंदर एक स्पेशल प्रोविजन है, दैट इज आपको स्पेशल मेजोरिटी से हाउस में पास कराना पड़ेगा, प्लस हाउस में तो पार्लियामेंट में पास कराना पड़ेगा, प्लस आपको हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन भी चाहिए। तब जाके आप उसको पास कर सकते हैं, तब जाके उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। बिकॉज आर्टिकल 246 टॉक अबाउट द फेडरल फीचर। हमारे पास आपने पढ़ा है ना हमारे फेडरल फीचर क्या हैं और यूनिटरी फीचर्स क्या हैं, अलग से वीडियो बनाया है, उसको देखिए आप लोग एक बार जाके। तो फेडरल फीचर का एक पार्ट है वो, जैसे हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ द फेडरल फीचर। ओके, सेपरेशन और डिवीजन ऑफ पावर है हमारे यहाँ पे। तो आर्टिकल 246 एक्चुअली टॉक अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट आर गवर्न्ड बाय आर्टिकल 245 टू 255। इसी के अंदर हम डील करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन से ऐसे सिचुएशन है जहां पे पार्लियामेंट सब्जेक्ट लिस्ट के ऊपर भी लॉ बना सकती है। जैसे कि पहला है आर्टिकल 250 में लिखा गया है, अगर नेशनल इमरजेंसी आएगी तो पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। नेशनल इमरजेंसी आएगी तो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? 352 के अंतर्गत। एक लिखा है आर्टिकल 252, जब 2 या 2 से ज्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करते हैं किसको? इसको पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करेंगे तो पार्लियामेंट उनके लिए लॉ बनाएगी। लेकिन लॉ बनाने के बाद क्या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उस लॉ को खुद रिपील कर सकती है? नहीं, खुद नहीं रिपील कर सकती। कौन रिपील करेगा? रिपीलिंग अथॉरिटी पार्लियामेंट ही है, क्योंकि पार्लियामेंट ने लॉ बनाया ना। समझे आप? अब यहां पे बात करते हैं आर्टिकल 249 की। अभी क्यों बता रहा हूं बार बार, एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। आर्टिकल 249 गिव स्पेशल पावर टू राज्यसभा, वे राज्यसभा कैन मेक अ लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट, बट एंड राज्यसभा ओनली पास द रिजोल्यूशन विद 2/3 मेजोरिटी। राज्यसभा ही उसको इनिशिएट करेगी 2/3 मेजोरिटी से, मतलब राज्यसभा को पास करना पड़ेगा 2/3 मेजोरिटी से, तब जाके लोकसभा में जाएगा। लोकसभा के पास पावर नहीं है। और कौन सी चीज के ऊपर? ऑन द सब्जेक्ट लिस्ट इफ एनीथिंग ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अराइज। कोई नेशनल इंपॉर्टेंस है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाना है, और वो सब्जेक्ट कहां पे है? स्टेट लिस्ट में है।
तब लॉ बनाया जा सकता है। एक और चीज यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा मैं कि वो लॉ जो बनेगा वो 1 साल के लिए बनेगा एट अ टाइम, उसके बाद राज्यसभा उसको एक्सटेंड करना चाहती है, मतलब पार्लियामेंट एक तरह से एक्सटेंड करना चाहता है, दे कैन डू सो। एक होता है आर्टिकल 253 के अंतर्गत। आर्टिकल 253 में क्या आता है कि जब कोई इंटरनेशनल ट्रीटी को इंप्लीमेंट करना है, कभी भी जब इंटरनेशनल ट्रीटी को इंप्लीमेंट करना है तो कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा। अगर कोई वैसा मैटर जो सब्जेक्ट लिस्ट में मेंशन है तो उसके ऊपर पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। हाँ, लॉ बना सकता है। स्टेट से पूछे बिना, हाँ बिना स्टेट से पूछे बना सकता है। स्टेट का कोई कंसेंट का मतलब ही नहीं है यहाँ पे। तो आर्टिकल 253 होता है टू इंप्लीमेंट द इंटरनेशनल ट्रीटी। ओके, जैसे कि हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट क्या है? फॉरेस्ट ऑफ कोर्स एक वन ऑफ द की पॉइंट है अपना, क्या बोलते हैं, स्टेट लिस्ट में हमने लॉ बना दिया उसके ऊपर, मतलब पार्लियामेंट ने। और एक होता है आर्टिकल 356, वो तो अपना स्टेट इमरजेंसी, आपको पता ही है। तो देखिए, चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 11 डील विद द लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ऑफ कोर्स वही आर्टिकल 246 की बात यहाँ पे हो रही है। पार्लियामेंट पावर टू लेजिस्लेट ऑन द स्टेट सब्जेक्ट, जो आपको इतना सा बताया मैंने। एंड रेसिड्यूरी पावर आर्टिकल 248। रेसिड्यूरी पावर किसके पास है? हमारा मतलब हमारी कंट्री में रेसिड्यूरी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। और रेसिड्यूरी पावर का कंसेप्ट हमने कहां से लिया है भाई? ये कंसेप्ट हमने लिया है हमारा कनाडा से। क्यों कनाडा से मैं बोल रहा हूं? देखिए, कनाडा का जो कंसेप्ट है, फेडरल जो रिलेशन है कनाडा का स्टेट और प्रोविंस के बीच में, सॉरी सेंटर और प्रोविंस के बीच में, सेम काइंड का रिलेशन हमारा भी है। क्वाजाई फेडरल, कनाडा का भी क्वाजाई फेडरल है, मतलब सेंटर को ज्यादा पावर है। तो आप देखेंगे कि जहां जहां भी सेंटर को ज्यादा पावर है, एक तरह से जो फेडरल रिलेशन हमारा है वो कनाडा से काफी कुछ मैच करता है। कनाडा का कंसेप्ट काफी कुछ हम वहां से लेते हैं, उस कंसेप्ट से हमने भी इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, तो ये जो रेसिड्यूरी पावर का कंसेप्ट है वो हमारा वहीं से ले। वैसे तो रेसिड्यूरी पावर आपको बता दूं मैं, 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके अंदर जो वायसरॉय को, जो गवर्नर जनरल थे, उनको भी रेसिड्यूरी सब्जेक्ट हुआ करते थे। ठीक है, ये भी बता देना चाहता हूं। पार्ट 11 चैप्टर 2 में क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बात की गई, लेजिस्लेटिव नहीं बात की गई यहाँ पे। लेजिस्लेटिव यहाँ पे आर्टिकल 245 टू 255 है। पार्ट 12 में क्या है भाई? पार्ट 12 में डील करता है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट, इसके बारे में बात की गई। लेजिस्लेटिव रिलेशन की कोई बात नहीं की गई। ठीक है, चलिए अगला। Which of the following case did the Supreme Court hold that the preamble forms a part of the Constitution? देखिए, आपको बता देता हूं, प्रीएम्बल की कहानी थोड़ी बता देता हूं मैं। प्रीएम्बल के ऊपर पहला जो केस था, बेरुबरी यूनियन केस, दिया है कि नहीं दिया? नहीं दिया यहाँ पे ऑप्शन। बेरुबरी यूनियन केस, इसमें क्या था? इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1960 में, अलग से प्रीएम्बल पढ़ाऊंगा, आज ही पढ़ाऊंगा, प्लान कर रहा हूं मैं, कि इसमें बेरुबरी यूनियन केस में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने? प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आया केशवानंद भारती केस 1973, जिसके अंदर उन्होंने बोला, अपने ही खुद के जजमेंट को उन्होंने स्ट्रक डाउन किया और बोला प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट हैज अ पावर टू अमेंड द प्रीएम्बल, बट पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज द बेसिक फीचर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पार्लियामेंट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल का भी बेसिक फीचर आप चेंज नहीं कर सकते, उसके अंदर जो बेसिक वर्ड्स हैं आप उसको निकाल नहीं सकते हैं। ये बात है यहाँ पे। ठीक है, अभी एसआर बोमई केस क्या था? देखिए, एसआर बोमई केस है, कर्नाटका के सीएम थे एसआर बोमई, और वहां पे मतलब थोड़ा सा कुछ अनबन हुआ इनकी पार्टी का, दूसरे मतलब इनकी कोलिशन गवर्नमेंट थी, तो जस्ट बेस्ड ऑन द रूमर गवर्नर ने रिपोर्ट भेज दी सेंटर को कि यहां पे आप लगा दीजिए प्रेसिडेंट रूल। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया और केस जीते। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में ही बोला, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, कि प्रेसिडेंट रूल इज अ लास्ट रिसोर्ट एंड फेडरलिज्म इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या वर्ड बोल रहा हूं मैं? फेडरलिज्म इज अ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने बोला डेमोक्रेसी इज अ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलरिज्म इज अ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, उन्होंने बोला है। तो ये 4-5 चीजें उसके अंदर हमें देखने को मिलती है एसआर बोमई केस में। एक और बात बोली है उन्होंने, सेंटर स्टेट रिलेशन में, एक मेरा वीडियो है एसआर बोमई का, आप देख सकते हैं वैसे तो, लेकिन सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बोला कि जो गवर्नर का रिपोर्ट है दैट इज नॉट फुल एंड फाइनल, दैट इज नॉट फुल एंड फाइनल, दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, और प्रेसिडेंट, अगर एक लाइन है आप पढ़ेंगे, अगर तीनों टाइप की इमरजेंसी में पढ़ेंगे कि द प्रेसिडेंट शुड सेटिस्फाई, तभी तो प्रेसिडेंट इंप्लीमेंट करेगा ना इमरजेंसी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोलता है कि जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन है दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। और आपको बता दूं मैं, 38th अमेंडमेंट एक्ट उसने किया था कि जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन है दैट इज फुल एंड फाइनल, लेकिन 44th अमेंडमेंट ने क्या बोला कि नो, प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फेक्शन है दैट इज नॉट फुल एंड फाइनल, उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी वही बोला है, प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन इज नॉट फुल एंड फाइनल, इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू।
ठीक है, क्यों बोल रहा हूं 44th? क्योंकि 44th अमेंडमेंट आया था इमरजेंसी के बाद, और इमरजेंसी के टाइम पे 42nd अमेंडमेंट था, दुनिया भर के अमेंडमेंट कराए गए, इसलिए 42nd अमेंडमेंट को हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इतने बदलाव किए गए हैं, ठीक है, एक तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा सकता है उसमें कंट्री का, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अभी बढ़ते हैं। तो एसआर बोमई केस में उन्होंने बोला है, देखिए, सेकुलरिज्म इज अ फंडामेंटल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको बता दिया मैंने। प्रीएम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिफ्लेक्ट बेसिक स्ट्रक्चर, ओके, एंड इट लिमिटेड द यूज ऑफ द मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 दैट इज प्रेसिडेंट रूल बाय सेटिंग गाइडलाइन बाय डिसमिसिंग स्टेट गवर्नमेंट। और ये भी बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट को विदाउट एनी रीजन अगर आप डिसमिस करते हैं, तो आफ्टर फाइंडिंग कि भाई ये जो ग्राउंड्स थे आपके वो मैलिफाइड थे, आपके रॉन्ग इंटेंशन थे, तो वापस से स्टेट गवर्नमेंट रिज्यूम की जाएगी, वापस से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रिज्यूम की जाएगी। और ऐसा हुआ है, ऐसा होता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसका अपने पावर का फायदा उठाती है। यहाँ पे आपको बता दूं मैं, तो आपको दिमाग में रखना है यहां से कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आफ्टर एसआर बोमई केस में बोला है, केशवानंद भारती केस में बोला है, ये थोड़ा नोट बना के रखिए यार, क्योंकि आपको नहीं पता आप जिस आज के कंपटीशन दौर में आप गुजर रहे हैं, किस लेवल का आपको क्वेश्चन है। आप बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बिल्कुल पूछा जाएगा, किस दिन पूछा जाएगा आपको नहीं पता, तो अपने आप को उतना तैयार करिए। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा बस, नो ज्यादा ज्ञान। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द, ये तो बहुत सिंपल है वैसे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया? कौन सा एक्ट है भाई? 1935। यहां तक कि 1935 के बाद बिहार और उड़ीसा को भी अलग किया गया था, बिहार एंड उड़ीसा को अलग किया गया था, ठीक है, 1935 के एक्ट के बाद, ओके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद बर्मा को सेपरेट कर दिया गया था फ्रॉम द इंडिया, अदरवाइज से पहले बर्मा को भी उन्होंने साथ में मिला के रखा था, ठीक है। तो एक तरह से समझिए हम पूरा अखंड भारत का जो सपना देख रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स ने पहले ही बोला था अखंड भारत तो हम ही करके दे रहे थे, ठीक है, थोड़ा टाइम और रहने देते तो ये चीज है यहाँ पे। चलिए, इसमें ज्यादा कुछ समझाने के लिए नहीं है। बाकी जो इंडियन काउंसिल एक्ट इस टाइम पे क्या आया था, इस टाइम पे मॉरले में, इसको ही हम बोलते हैं ना मॉरले मिंटो रिफॉर्म, जिसके अंदर कम्युनल रिवॉर्ड्स दिए गए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, डायरकी लाई गई थी एट द प्रोविंस लेवल, और 1935 में क्या की, डायरकी लाई गई सेंट्रल लेवल पे, दैट इज द यूनियन लेवल पे। और 1919 में क्या आया था, डायरकी एट द प्रोविंस लेवल। इसमें एक लिस्ट थी, ट्रांसफर सब्जेक्ट एंड द रिजर्व सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए, वैसे चला नहीं था, सबसे छोटा एक्ट है, सबसे कम टाइम का एक्ट इसमें से 1919 का है। कितने साल का रहा, नहीं सॉरी इससे छोटा इंडियन काउंसिल एक्ट है, सबसे छोटा ये है, क्योंकि सिर्फ 10 साल के लिए था। इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 14 साल के लिए, क्योंकि 35 के बाद अगला आया। तो सबसे छोटा जो एक्ट है, सबसे कम टाइम के लिए जो एक्ट चला है, वो है गवर्नमेंट इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है। आपको बताता हूं मैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तो इंडिया डिवाइडेड अपनी किताब लिखी है, उसके अंदर उन्होंने यही बोला है, हिस्ट्री भी कराऊंगा यार, हिस्ट्री काफी अच्छी है मेरी, हिस्ट्री कराऊंगा आप लोगों को मैं। तो इसके अंदर राजेंद्र प्रसाद जी ने बोला है इंडिया डिवाइडेड के अंदर, उन्होंने फादर ऑफ द पाकिस्तान, जो फादर ऑफ मॉडर्न पाकिस्तान उन्होंने बोला, उन्होंने जिन्ना को नहीं बोला है, सबको लगता है जिन्ना है जिन्ना, उन्होंने बोला है मॉर्ले मिंटो, जो मिंटो है अपना लॉर्ड मिंटो, उन्होंने मिंटो को बोला है। अब बोलोगे मिंटो को क्यों? क्योंकि भाई मिंटो ने ही शुरुआत की थी ना कम्युनल अवार्ड की, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्ट्रेट दिया गया था 1909 में, तो उन्होंने मिंटो को बोला है द इंडिया डिवाइडेड के अंदर, उनकी किताब है, उनकी काफी किताबें हैं वैसे, उसमें से एक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्मा को उन्होंने 1 अप्रैल 1937 को अलग कर दिया था, ओके। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है वैसे तो ये। Who among the following advised that the Indian National Congress should be disbanded as a political party after the independence? महात्मा गांधी। उन्होंने बोला था लोक सेवा करे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि जो पर्पस था आईएनसी का, अगर आजाद होने के बाद पर्पस जो सॉल्व हो गया ना आपका, तो आप अब पॉलिटिक्स में मत रहिए, आपका जो पर्पस है वो सॉल्व होने के बाद आप अपना मेथोडोलॉजी, थॉट प्रोसेस चेंज कर लीजिए, आप लोगों की सेवा में लगिए, ठीक है। तो उन्होंने इस बात के ऊपर फोकस किया था। महात्मा गांधी ने लास्ट विल एंड टेस्टमेंट डेटेड ऑन जनवरी 29, इसके बाद तो अगले दिन ही गुजर गए वो, suggested that Indian National Congress should be dissolved as a political party after independence. He believed that Congress had fulfilled its purpose of securing Indian freedom and should now transform into social service organization और लोक सेवक संघ। ये इसमें भी पूछा हुआ है, they have asked this question in the this UPSC IAS वाले पेपर में, ये भी पूछा हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि जो होम रूल लीग के जो मेंबर्स थे, होम रूल लीग का नाम चेंज किया था, किसने किया था, क्या नाम किया था, ये एग्जाम में पूछा गया है, ये सब करेंगे, डोंट वरी, ओके। अगला क्वेश्चन अभी देखिए, ये कितना सिंपल है आपके लिए, अगर मेरे साथ आप बने हुए हैं तो। पार्ट 9 किससे एसोसिएटेड है? म्युनिसिपैलिटी से है, और पार्ट 9 किससे है? ये है पंचायत से।
और पार्ट 9 है अपना 74th अमेंडमेंट के बाद, पार्ट 9 आया था 73rd अमेंडमेंट के, दोनों आसपास ही हैं। पार्ट 9 डील करता है पंचायत, पार्ट 9 और पंचायत में कितने टीयर होते हैं? 3 टीयर होते हैं। अभी देखिए आपको एक बात बताना चाहता हूं मैं, पंचायत के अंदर एक मैंडेटरी प्रोविजन है कि 3 उसके अंदर टीयर होने चाहिए, 1 2 3, जैसे ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक लेवल पे, और फिर ऊपर आता है आपका जिला परिषद। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे इसको एक्सेप्शन है, मतलब जैसे कि ब्लॉक लेवल जहां पे नहीं होगा, जहां पे 20 लाख की पॉपुलेशन नहीं होगी, तो ओके, ऐसे कुछ और स्टेट है जैसे मणिपुर है, वहां पे एक्सेप्शन है ये। लेकिन इसका मैंडेटरी प्रोविजन जो जनरलाइज्ड इंडिया के लिए है वो 3 टीयर है। बाकी कुछ एक्सेप्शन है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन इसके मैंडेटरी प्रोविजन आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है। 3 टीयर सिस्टम है इसका। सेम यहाँ पे अभी बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटी। ये भी हमने 1976 में लाया था, 42nd अमेंडमेंट। किसकी कमेटी? स्वर्ण सिंह कमेटी। इसमें एक और कमेटी दिमाग में रखेंगे, जस्टिस वर्मा कमेटी, 1998। और जब मैं बोलता हूं जस्टिस वर्मा कमेटी, भाई चेक करो, जाके पढ़ो उसके बारे में। इट वॉज फॉर्म बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जस्ट टू नो हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज दे हैव लीगलाइज्ड, ओके, थ्रू द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो उन्होंने बताया था भाई कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटी को आपने लीगलाइज कर दिया है विद द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, जैसे उन्होंने बताया था कि आपको रिस्पेक्ट ऑफ द नेशनल फ्लैग और नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, अगर कोई रिस्पेक्ट नहीं करता तो उसको अपने पनिशमेंट के लिए ऐसे एक्ट बना रखे हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, ये सब चीजें ला रखी हैं आपने लीगलाइज करने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी की, ओके, इसके लिए बनाया गया था। उसके बाद और हाँ, ये यूनियन टेरिटरी पार्ट 8 में आता है। कितनी यूनियन टेरिटरी हमारे पास? 8 है टोटल, ओके। कहां कहां लेजिस्लेटिव असेंबली है? दिल्ली है, पुडुचेरी है और जेएनके है। दिल्ली और पुडुचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स, पार्ट लेते हैं इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, दे आर द पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। बट जेएनके का अभी तक उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, प्लीज माइंड दैट, प्लीज रिमेंबर दैट, जेएनके को अभी तक उसके अंदर ऐड नहीं किया गया है, जेएनके के लेजिस्लेटिव असेंबली को, ओके। जब होगा तब बात करेंगे उसके ऊपर, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये सब है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन, प्रीएम्बल कराना पड़ेगा। प्रीएम्बल के ऊपर काफी क्वेश्चन हमने कर लिए, और प्रीएम्बल बहुत इजी भी लग रहा होगा आपको, प्रीएम्बल नाम सुनते ही आप बता दोगे। इसके अंदर आप मेरे साथ बने हुए तो प्रीएम्बल आपके लिए बहुत इजी है, ठीक है। देखिए, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड। करेक्ट क्या है भाई इसमें? करेक्ट देखते हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो नेहरू जी ने पास किया था, फाइनली बिकम द प्रीएम्बल। हाँ भाई बिल्कुल सही, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो उन्होंने पास किया था उसी को प्रीएम्बल बनाया गया। प्रीएम्बल इज नॉन जस्टिसेबल, हाँ बिल्कुल सही है। प्रीएम्बल इज नॉन जस्टिसेबल, नॉन एनफोर्सिएबल। प्रीएम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड, अभी तो बात किया हमने, प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बंद करिए इसको, थर्ड गलत है। प्रीएम्बल कैन नॉट ओवरराइड स्पेसिफिक प्रोविजन, हाँ भाई प्रीएम्बल, बिकॉज जब जस्टिसेबल ही नहीं है तो क्या फंडामेंटल राइट को ओवरराइड कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या डीपीएसपी को ओवरराइड कर सकता है? नहीं कर सकता हो। तब फंडामेंटल, ये बहुत सारे ओवरराइड, मतलब हम देखिए, जब प्रीएम्बल वर्सेस फंडामेंटल राइट के बीच में डिस्प्यूट आएगा तो सबसे पहले किसको प्रेफरेंस देंगे? फंडामेंटल राइट को प्रेफरेंस देंगे यार, बिकॉज इट इज एनफोर्सिएबल, इट इज टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल एंड लीगल राइट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो यहां तक कि फंडामेंटल राइट वर्सेस अगर डीपीएसपी की बात होगी तो फंडामेंटल राइट को पहले तवज्जो दी जाएगी। तो कैसे हम बात कर रहे हैं यहां पे? तो इसलिए प्रीएम्बल कैन नॉट ओवरराइड। तो यहां पे फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट, थर्ड इज रॉन्ग, सेकंड इज करेक्ट एंड फर्स्ट इज ऑल्सो करेक्ट, ओके। सो शैल वी मूव फॉरवर्ड? क्या था हमारा? 1 2 एंड 4 करेक्ट। इसको प्लीज पढ़िएगा आप, ठीक है। हाँ, ये भी पूछ लेते हैं यार, 13 दिसंबर 1946, प्लीज इसको दिमाग में रखिए कि नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को क्या पास किया था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया था, ओके। चलिए यहां पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, अमेंड हुआ था सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड ऐड किए गए थे। एक एग्जाम में आईएएस में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इंडिया ने जब कॉन्स्टिट्यूशन पारित किया था तो इंडिया क्या था? इंडिया वाज अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इंडिया वाज नॉट सेकुलर देन। मतलब ऐसा नहीं सेकुलर था इंडिया, लेकिन वर्ड के हिसाब से सेकुलर, जो सेकुलर वर्ड था वो लिखा नहीं था बस, बट इंडिया सेकुलर था। क्योंकि देखिए, हमारा जो सेकुलरिज्म प्रिंसिपल है ना, वो क्या बोलते हैं, यूएसए और बाकी ब्रिटेन जैसा नहीं है, ओके। उनका सेकुलरिज्म प्रिंसिपल क्या बोलता है? उनका भाई धर्म को अलग पूरा करता है, ठीक है। उनके अलग प्रिंसिपल्स हैं, हमारे यहां पे अलग प्रिंसिपल है सेकुलरिज्म के, ओके। चलिए इसके ऊपर प्रीएम्बल में डिस्कस करूंगा आपके साथ में पूरा डिटेल में, हमारा प्रिंसिपल क्या है सेकुलरिज्म का, उनका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। हमारे यहाँ पे धर्म का मतलब सही बताऊं तो धर्म ही नहीं होता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे धर्म का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, आपको एक बात बता देना चाहता हूं मैं। चलिए, ये काफी थोड़ा वो हो जाता है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक डायरकी इंट्रोड्यूस एट द सेंट्रल लेवल। देखिए, सेंट्रल लेवल पे कब आया था? 1935 में। प्रोविंस लेवल पे कब आया था?
1900 प्रोविंस लेवल की बात यहाँ पे 1919 में होगा। और सेंट्रल लेवल पे कब, जैसे आज हम देखते हैं ना राज्यसभा लोकसभा है, डायरकी है, 2 हाउसेस है वहां पे, उसी तरह सेंट्रल लेवल पे यहां तक कि 1935 के टाइम एक फेडरल प्रोविजन की बात की गई थी। देखिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में 1935 एक्ट से बहुत सारी चीजें ली हुई हैं। अराउंड आपको बोल सकते हैं इंडिया के लिए आया था तो अराउंड 50% चीजें हमने 1935 एक्ट से ले रखी हैं, काफी ज्यादा ले रखा हमने, हमारे लिए था, हम एक बात मानते हैं कि इट वॉज फॉर अस ओनली। सो जितनी भी अच्छी चीज आपको वहां से मतलब वो थी वो हमने उठा ली, उसमें कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है वहां पे। चलिए देखिए, अर्लियर डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द प्रोविंशियल लेवल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बट इट वाज नॉट एट द सेंट्रल लेवल। क्या क्या था भाई यहाँ पे, चलिए इसके ऊपर तो क्या ही बात करना, सेपरेट इलेक्टेड की बात होती है यहाँ पे। ओके चलिए इसके ऊपर हिस्टोरिकल जो बात करेंगे तो अलग से कर लेंगे, थोड़ा बोरिंग भी है, मेरे को थोड़ा बोरिंग लगता था, आज तक ही बोरिंग लगता है। ओके बट अगेन एक दो क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं तो कर लेंगे, डोंट वरी। द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इश्यू ऑर्डिनेंस। अब देखिए हम बहुत सारे ऐसे प्रोविजन हैं, जैसे इमरजेंसी का प्रोविजन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है। ओके और सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी ये कहां से लिया है हमने, ये हमने लिया है जर्मनी से, वेमार रिपब्लिक। ठीक है, वेमार रिपब्लिक आपने सुना होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ऑर्डिनेंस वाला फीचर हमने कहां से लिया, 1935 से। उस टाइम पे गवर्नर जनरल को पावर थी कि जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, जब लेजिस्लेचर सेशन में ना हो, दे कैन इंट्रोड्यूस द ऑर्डिनेंस। तो ये सेम रेलिक जो थोड़ा है, रेलिक मतलब बचाओ, जो एक तरह से आपको सोर्स कहां से मिलता है। ठीक है, जो ऑर्डिनेंस का हमारे आर्टिकल नंबर 123 में है ना, और 213 है गवर्नर के लिए। तो 123 प्रेसिडेंट इशू कर सकता है और गवर्नर 213 के लिए है आर्टिकल। तो कहां से लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। चलिए ओके देखिए, अंडर सेक्शन 24 एंड सेक्शन 43 of the government of India Act 1935 the governor general was given the power to promulgate ordinance when the legislature was not in the session। ओके और अभी के लिए आर्टिकल 123 और आर्टिकल 213 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करंट वाले में, ये है प्रेसिडेंट, ये है गवर्नर। चलिए आगे बढ़े। द प्रपोजल ऑफ फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन of India by the elected by an elected constituent assembly was made by। देखिए साइमन कमीशन ने तो नहीं बोला था, साइमन कमीशन आया था 1919 का जो रिफॉर्म आया था ना, उसको चेक करने के लिए आया था साइमन कमीशन, और फर्दर क्या रिफॉर्म किए जाने चाहिए इंडिया में उसके लिए आया था। इसलिए हमने साइमन गो बैक का नारा लगाया कि उसके अंदर टोटल 8 लोग थे, और 8 के 7 या 8 7 थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 7 थे। ओके तो सारे के सारे उसमें ब्रिटिशर्स थे। आपको एक बात बताना चाहता हूं, उसका हेड जो साइमन थे, आपको एक बात पता होना चाहिए, उसमें जो एक मेंबर था उसका नाम था एटली, और बाद में ही बिकम द पीएम ऑफ द ब्रिटेन, और वही पीएम था जिसके टाइम पे इंडिया आजाद हुआ। तो एटली केम टू इंडिया अर्लियर एज वेल। ठीक है, तो लेबर पार्टी का था। ओके लिबरल नहीं, लेबर पार्टी अलग है, लेबर पार्टी और लिबरल पार्टी अलग है, एग्जाम में भी आता है, ये भी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है चलिए, तो क्रिप्स मिशन में आया था, और उसके बाद फिर उन्होंने बोला था कि जैसे ही एज सून एज हम करेंगे, लेकिन ऐसे क्रिप्स मिशन हमने एक्सेप्ट नहीं किया था। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कमिटी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट, देखिए आपको नहीं पता है ना, मैं मानता हूं कमिटीज बहुत ज्यादा है, मेजर कमिटीज जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है ना, जैसे कि नेशनल फ्लैग कमिटी राजेंद्र प्रसाद जी के अंडर, एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स किसके पास है, अपने वल्लभ भाई पटेल के पास थी। ओके उसके बाद कमिटी ऑन माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड द एक्सक्लूडेड एरियाज, ये हमारे वल्लभ भाई पटेल के पास थी। रूल ऑफ प्रोसीजर कमिटी राजेंद्र प्रसाद के पास थी। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमिटी वी आर अंबेडकर जी के पास थी, आपको पता ही है। ओके फंडामेंटल राइट सब कमिटी जेबी कृपलानी जी के पास थी। तो देखिए इसमें जो प्रोविंशियल कमिटी, देखिए प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, तो प्रोविंशियल मतलब हमारे जो राज्य थे उनको एकत्रित करने का काम किसने किया है, आप बताइए, उनको यूनाइट करने का काम किसने किया है, पटेल जी ने किया। उस टाइम उनको प्रोविंस बोलते थे, अब तो स्टेट बोलते हैं, उस टाइम प्रोविंस बोलते थे। तो क्या होगा, हम पटेल जी के साथ जाना चाहेंगे यहाँ पे। और कमिटीज आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको बताता हूँ नेशनल फ्लैग कमिटी राजेंद्र प्रसाद जी हैं यहाँ पे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी नेशनल फ्लैग कमिटी से एसोसिएटेड है। नेशनल फ्लैग और क्या है, रूल ऑफ प्रोसीजर कमिटी किससे एसोसिएटेड है, राजेंद्र प्रसाद जी एसोसिएटेड है उसके साथ। ठीक है, उसके बाद ड्राफ्टिंग कमिटी, सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है ड्राफ्टिंग कमिटी के लिए कौन थे, वी आर अंबेडकर जी थे। ओके और इसके बाद और क्या है, फंडामेंटल राइट सब कमिटी, जो फंडामेंटल राइट सब कमिटी था वो जेबी कृपलानी जी हैं। ठीक है, वही जेबी कृपलानी जी हैं जो महात्मा गांधी जी जब छपरा गए थे, इधर गए थे, चंपारण गए थे,
तो मुजफ्फरपुर में उतरे थे वो, तो मुजफ्फरपुर में उन्हें जिस पर्सन ने रिसीव किया था उनका नाम था जेवी कृपलानी। एग्जाम में बिहार पीसीएस में क्वेश्चन आया था कि जब इस मतलब गांधी जी के साथ जितने भी लोग एसोसिएटेड थे उसमें से प्रोफेसर कौन था। अब देखिए तो यार स्टेट पीसीएस वाले ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो थे जेवी कृपलानी। जेवी कृपलानी वाज अ प्रोफेसर, ठीक है, ही वाज अ टीचर एट द वन ऑफ द कॉलेज। अब कॉलेज का नाम मुझे इतना रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ एट दैट राइट मोमेंट में, बट ही वाज अ प्रोफेसर देयर। अपने स्टूडेंट्स के साथ तो उन्होंने रिसीव किया था गांधी जी को। ओके, द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय, कहां से लिया है, बार बार कितनी बार रिपीट कर दिया मैंने, कनाडा से लिया है। कनाडा से हमने अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर का लिया है, रेसिड्यूरी पावर का कंसेप्ट लिया है, ठीक है। जितने भी आप देखेंगे जहां पे सेंटर को स्ट्रॉन्ग करने की बात की जाएगी, हमें एक टर्म है यूनियन ऑफ द स्टेट की हम बात करते हैं ना यहाँ पे, यूनियन ऑफ द स्टेट, ये जो टर्म है ये कहां से डिराइव किया जाता है, एक तरह से कनाडा का ही कंसेप्ट है वो। ओके, यहां से अभी हमारे कंट्री में ऐसा है कि हमारे यहां से स्टेट अलग नहीं हो सकते, हमारा जो यूनियन है उसमें से स्टेट अलग नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा है बाइंडिंग टुगेदर का कंसेप्ट, ठीक है। बाइंड टुगेदर मतलब एक तो होल्डिंग टुगेदर, बाइंडिंग टुगेदर या होल्डिंग टुगेदर का कंसेप्ट है हमारे यहाँ पे। लेकिन यूएसए में क्या है, यूएसए में कमिंग टुगेदर का कंसेप्ट है। वहां पे 50 स्टेट है, 50 जब मिलकर साथ में आए तब उन्होंने एक कंट्री बनाई है, तो वो अलग हो सकते हैं, उनमें से कोई एक चाहे तो अलग हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं है ऐसा, हमारे यहाँ पे सेंटर को मजबूत रखा है जिससे वो स्टेट अलग ना हो पाए, ठीक है। भले अंदर कितने भी टुकड़े हो जाएंगे लेकिन अलग नहीं होने देंगे हम किसी को, ये बात है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वाज़ी फेडरल सिस्टम है हमारा। देखिए अब यहाँ पे कनाडा से हमने क्या क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग सेंटर विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, रेसिड्यूरी पावर विद सेंटर। अब यूएसए में रेसिड्यूरी पावर किसके पास आती है, एग्जाम में पूछा हुआ है, स्टेट के पास रहती है। ओके, यूएसए में कंसेप्ट है कॉन्करेंट लिस्ट का कंसेप्ट नहीं, यूएसए में जो कंसेप्ट है स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट का, और रेसिड्यूरी पावर जो बची कुछ रहेगी वो स्टेट के पास रहेगी, सेंटर के पास नहीं रहेगी। हमारे यहाँ पे 3 सब्जेक्ट का कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े या कुछ और नहीं, बढ़ते हैं आगे। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बता दिया आपको। यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया भैया, हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया है पार्लियामेंट्री सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप हमने लिया है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स हमने लिए हैं उनसे। ओके, रूल ऑफ लॉ लिया है हमने उनके यहां से। रूल ऑफ लॉ मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज नथिंग बट अ बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए यूएसए से हमने क्या लिया है, हाँ यहां से हमने सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट लिया है। यूएसए पे क्या है, डबल सिटीजनशिप होती है, यहाँ पे स्टेट को ज्यादा पावर है, स्ट्रॉन्ग स्टेट है यहाँ पे, हमारे पे स्ट्रॉन्ग सेंटर है। ओके, इंडिया हैज एक्सेप्टेड द जुडिशरी, फंडामेंटल राइट हमने वहां से लिया है। अभी सोर्स आप करेंगे तो सोर्स में भी ये सारी चीजें दी हैं, लेकिन क्यों ऐसा, क्या प्रॉब्लम है अगर हम बार बार उसको रिवाइज करते रहे, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। आयरलैंड से हमने क्या लिया, आयरलैंड से एक बहुत अच्छी चीज हमने ली है, सब पूरी दुनिया को पता है डीपीएसपी, लेकिन हमने आयरलैंड से एक और चीज ली है, बताऊं आपको, हमने नॉमिनेशन ऑफ पीपल इन राज्यसभा जो आर्टिकल 80 में दे रखा है वो हमने आयरलैंड से लिया है। अब आपको एक अच्छा क्वेश्चन बताऊंगा इसके ऊपर, बहुत अच्छा क्वेश्चन इसी में मैंने लिया है जो बिल्कुल इसी के बारे में बात करता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा बहुत अच्छे तरीके से है, वो देखेंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट, भाई कौन डिस्क्राइब करता है, प्रीएम्बल में सीधा सीधा दिया है ना, इंडिया एज ए सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दिया है ना, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया की बात की गई है ना। तो देखिए सीधा सीधा तो प्रीएम्बल में दिया है, लेकिन फंडामेंटल राइट के जो हमारे, क्या हमने कभी अपने आप को माना है कि हम किसी पर्टिकुलर धर्म को एसोसिएटेड हैं, क्या हम किसी धर्म को हमारा स्टेट दर्जा देता है, नहीं देता ना। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि फंडामेंटल राइट में भी हमने हर एक धर्म को समान माना है, हमने हर एक रिलीजियस डिनोमिनेशन को बोला है कि भाई अपने हिसाब से अब अपना मंदिर बनाओ, स्कूल चलाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना आपको, ये सब चीजें हमने बोल रखी है। डीपीएससी में भी ऐसी कोई अपने बात नहीं की है, सॉरी मतलब इस तरह से हमने बात नहीं की कि हम किसी एक पर्टिकुलर, हमने बात की यूनिफॉर्म सिविल कोड की यहाँ पे बात की, मतलब हम चाहते हैं कि हर एक मतलब धर्म के जो अंदर क्या बोलते हैं, हर एक धर्म के लिए समान लॉज रहे यहाँ पे। ओके, जो सिविल लॉज हैं सबके लिए समान रहे, हम ये सब इसकी भी बातें करते हैं यहाँ पे। तो कहने का मतलब प्रीएम्बल में ज्यादा अप्रोप्रिएट है, बिकॉज प्रीएम्बल में सीधा वर्ड लिखा हुआ है, इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट सीधा लिखा हुआ है, इसीलिए हम इसके साथ ज्यादा जाना चाहेंगे। 9 शेड्यूल की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। चलिए, मतलब सेकुलरिज्म इन इंडिया का क्या मतलब, हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन है, नहीं है। पाकिस्तान क्या सेकुलर है क्या, नहीं है, पाकिस्तान सीधा बोलता है इस्लामिक रिपब्लिक है हम लोग, ठीक है। मालदीव है क्या, मालदीव भी एक तरह से इस्लामिक स्टेट है, ठीक है। तो जितने आपको इस्लामिक स्टेट मिलेंगे आपको वहां पे, वो इस्लामिक स्टेट इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को मान रखा है, उन्होंने धर्म को प्रभुत्ता दी है, धर्म को उन्होंने इंपॉर्टेंस दी है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। ओके,
देखिए आर्टिकल 25 टू 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन की हम ऑलरेडी बात करते हैं यहाँ पे, तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सेकुलर स्टेट की, तो हमारे जो प्रिंसिपल थे सेकुलर स्टेट के ऑलरेडी थे, उसको हमें प्रियम्बल में लिखने की ऐसे कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैडम ने लिखवाया, मैडम को लगा तो भाई लिखवाया उन्होंने, ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते। मैडम मतलब इंदिरा गांधी जी। 9 शेड्यूल तो आपको पता ही है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद रखा गया था, और जो एक्ट रखे गए थे उनको जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया था, लेकिन फिर आयर कोलो केस आता है, तमिलनाडु वर्सेस तमिलनाडु, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है आपको, ठीक है। ये थोड़ा देखिए यार, क्योंकि अब बार बार ये सब बोलूंगा ना तो मेरा मुंह भी थक जाता है, मैं झूठ क्यों बोलूं आपको। चलिए, Which among the following is the correct expression for the secular? देखिए सेम कंसेप्ट। इंडिया हैज मेनी रिलीजन, देखिए इंडिया के पास कोई रिलीजन है, सब रिलीजन है, लेकिन क्या अगर इंडिया ने बोला हम हिंदू को मानेंगे, हिंदू आज से हमारा, वी आर द हिंदू रिपब्लिक, इंडिया के पास दुनिया भर के रिलीजन, लेकिन इंडिया ने बोल दिया हम हिंदू रिपब्लिक है, बन गया सेकुलर स्टेट? नहीं, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। इंडियन हैव रिलीजियस फ्रीडम, हाँ है बिल्कुल, ठीक है। फॉलोइंग रिलीजन डिपेंड अपॉन द विल ऑफ इंडिविजुअल, ये तो बिल्कुल आर्टिकल 26 में लिखा है भाई, आपको मानना है मानिए, कौन सी धर्म को मानना है, कौन सी आस्था को मानना है, पूरा आपके ऊपर छोड़ रखा है। देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट, दिस इज द राइट आंसर। स्टेट ने, हमारे कंट्री ने किसी एक रिलीजन को माना नहीं है, हमारे रिलीजन को स्टेट समान मानता है। देखिए जो प्रिंसिपल है ना, ये सीधी बात मालूम में क्या करता है कि हम रिलीजन को और स्टेट को, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन को अलग रखना चाहते हैं, दोनों बीच में ना आए एक दूसरे के, क्योंकि इस हमारी हिस्ट्री से हमने सीखने को मिला है कि जब जब धर्म आता है राज्य के बीच में तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। अब मुगल्स को देख लीजिए, अब सल्तनत को देख लीजिए, कहीं ना कहीं वहां पे उनका जो एक रिलीजन एक्सपेक्ट हमेशा रहता था। ब्रिटिशर्स को देख लीजिए, क्रिश्चियन मिशनरी का हमेशा से रोल रहा है वहां पे, आप डिनाई नहीं कर सकते इस बात को, बहुत ज्यादा रोल रहा है उनका क्रिश्चियन मिशनरी का, जिसके अंदर उन्होंने कन्वर्ट करने का, अपने जो खुद के थॉट्स थे, मतलब ब्रिटिश सुपीरियर हैं, हमने जो आज कल वर्ड पढ़ा था जिंगोइज्म, कल वर्ड पढ़ा था ना हमारा इंग्लिश में जिंगोइज्म, शोविनिज्म, मतलब सुपीरियोरिटी जो कॉम्प्लेक्स है नेशन को लेके बहुत ज्यादा थी, और उसको प्रमोट किया था मिशनरीज ने। तो हमें इस बात समझ में आ गई थी कि हमें रिलीजन को अलग रखना है, स्टेट से, एडमिनिस्ट्रेशन से अलग रखना है, तब हम जाके फ्लरिश कर पाएंगे, तब जाके हमें यहाँ पे कम्युनल हार्मोनी हो पाएगी। लेकिन फिर भी देखिए कहां हो पाती है, इंडिया इतना डाइवर्स है। डी इज द राइट आंसर हियर। चलिए, इसमें अब ज्यादा क्या बताऊं, सब चीजें वही हैं। द आइडियल एंड ऑब्जेक्टिव outlined in the preamble of the Indian Constitution has been further elaborated। आपको नहीं लगता ये preamble इतना पढ़ने के बाद आपको preamble में कुछ बचेगा पढ़ने के लिए? preamble आपको नहीं लग रहा कितनी बार रिपीट हो गया? अगर मेरे साथ आप बने हैं ना तो preamble आपको रट गया होगा अभी तक। आप हर एक ऐसे ना सामने ला सकते हैं preamble के, अगर आप नोट्स बनाते हैं ना ऐसे आपके दिमाग के सामने आ जाएगा preamble, जैसे preamble का नाम सुनेंगे आप लोग, ठीक है। कहीं का भी ना बोल दे वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमनली रिजर्व, ऐसा ना बोलना चालू कर दें आप, इतना preamble हमने कर लिया है। देखिए, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन फर्दर एलॉबरेटेड। भाई प्रीएम्बल में क्या दिया है? इकोनॉमिक जस्टिस की बात दी है, ठीक है। हमने जस्टिस कितने टाइप की दी है? 3 टाइप की, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। और वो जस्टिस के बारे में कहां मेंशन है? डीपीएस में मेंशन नहीं है? डीपीएस में मेंशन है ना जस्टिस के बारे में। हम लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ बात करते हैं ना, फंडामेंटल राइट में मेंशन नहीं है, लिबर्टी की बात नहीं की जाती है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो और फंडामेंटल ड्यूटी में भी बात करते हैं हम लोग, तो कहीं ना कहीं सी इज द राइट आंसर। हम प्रीएम्बल के जो प्रिंसिपल्स हैं, हम फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, तीनों जगह पे इंप्लीमेंट करने की बातें करते हैं, इसलिए ऑल द 3 आर करेक्ट ऑप्शन। ओके, देखिए अभी देखिए प्रीएम्बल में क्या है, आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, जस्टिस, 3 टाइप की जस्टिस हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी कहां से लिया है? फ्रेंच से लिया है। जस्टिस जो 3 टाइप की है कहां से लिया है? रशिया से लिया है, रशियन रिवॉल्यूशन से लिया है। ओके, चलिए ये सब हमने ऑलरेडी। सोशल इकोनॉमिक जस्टिस ऑलरेडी जस्टिस के डेफिनेशन में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट 1892 लेकिन विदाउट नो राइट टू वोट? नो राइट टू वोट, वोट करने का अधिकार इनको नहीं था, ठीक है। डिस्कस कर सकते थे, वोटिंग राइट इनको नहीं थी। इंडियन काउंसिल एक्ट, ये हिस्ट्री में पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में, और इसका भी जब हिस्टोरिकल एक्सपेक्ट हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल का तो एक बार पूरा कर लेंगे, ठीक है, ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करना अभी अपने को। ओके, क्या किया उन्होंने भाई? नंबर्स बढ़ा दिए थे, लेकिन नंबर्स भी बढ़ा दिए। ओके, उनको बोला भाई आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, लेकिन बजट भी डिस्कस कर सकते हो, लेकिन आप उसके ऊपर वोटिंग नहीं करोगे, वोटिंग राइट थी नहीं आपको। वो भी एक सप्लीमेंट्री, एक क्वेश्चन कर सकते हो, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आर नॉट अलाउड, ये भी बता दूं आपको। सप्लीमेंट्री मतलब आपने जैसे एक क्वेश्चन पूछा, आपको आंसर मिला, आप दूसरा क्वेश्चन पूछोगे ना, वैसा क्वेश्चन अलाउ नहीं है, तो सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, राइट टू आस्क क्वेश्चन ऑन पब्लिक मैटर। लेकिन सप्लीमेंट्री भी नहीं था, वो सप्लीमेंट्री भी अलाउ नहीं था, जितना पूछना पूछो, एक बार में खत्म करो, जो आंसर मिला चुपचाप रहो, सीधी बात है, सीधी, ठीक है।
ये कहानी है यहाँ पे। आगे बढ़े, इसको कराऊंगा मैं आपको आराम से, चिंता मत करें। जितने भी हमारे 1773 से है ना, 1773 से लेके इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक, यहां तक कराऊंगा आपको, चिंता मत करिए, सब कराऊंगा मैं, अगर आप मेरे साथ बने हैं तो। बाकी तो देखिए यार, दुनिया भर के यूट्यूब चैनल है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, फुल फ्रीडम है आपको, फुल राइट है, मैं कोई नहीं होता हूं रोकने के लिए, ठीक है। मेरा अपना पर्पज है कि मैं सारी चीज अपने चैनल पे कराऊंगा, आप बने रहिए, देखते रहिए, इतना मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे। चलिए, टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन स्टेट लैंड रिफॉर्म लॉज हैज बीन इंक्लूडेड इन 9th शेड्यूल। ये तो बिना ऑप्शन देखते बता दूं मैं, क्योंकि इट वाज केप्ट अवे फ्रॉम द जुडिशियल परव्यू, मतलब जुडिशरी उसके ऊपर उंगली नहीं करेगी। लेकिन देखिए 7th शेड्यूल 3 लिस्ट के बारे में बात करता है, अब आप थोड़ा सा खुद करिए मेहनत इसमें। 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है, 3 बार अमेंडमेंट किया है, स्टार्टिंग में 14 लैंग्वेज थी, अब 22 लैंग्वेज है, इंग्लिश इसके अंदर नहीं है। 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन, ठीक है, तो 9th शेड्यूल इज द राइट आंसर हियर। ओके, शेड्यूल हो गया, सोर्सेस हो गए, प्रीएम्बल हो गए, भाई इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, हाथ जोड़ के विनती है, इतना कर लिया है हमने यहाँ पे, ठीक है। चलिए, इसको आईआर कोलो केस वही है, सुप्रीम कोर्ट वॉयलेट, अगर बेसिक फीचर को वॉयलेट करता है तो डेफिनेटली हम उसको क्वेश्चन कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है, 9th शेड्यूल को भी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसी की मैं बात कर रहा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको हाईलाइट करिए, देखिए ध्यान से पढ़िए। इन गिवन रिप्रेजेंटेशन और टू टैलेंट, एक्सपीरियंस, सर्विसेज इन द कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ऑफ इंडिया वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एग्जांपल ऑफ आयरिश रिपब्लिक, मतलब नॉमिनेशन की बात हो रही है यहाँ पे। खुद देखिए कितना अच्छे से फ्रेम किया है क्वेश्चन को, सीधी बात नहीं बोल रहे हैं, उल्टा घुमा के पूछ रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे देखिए टैलेंट के बेस पे, सोशल मतलब एक्सपीरियंस के बेस पे, अपने पब्लिक सर्विस के बेस पे 12 लोगों का नॉमिनेशन होता है ना राज्यसभा के अंदर, और नॉमिनेशन हमने कहां से लिया है, ऊपर पढ़ाया था आपको, कहां से लिया है, आयरिश से लिया है हमने। कितना अच्छा वेल फ्रेम्ड क्वेश्चन पूछा है, 1998 में पूछा है। कितनों का तो माथा चकरा जाएगा, अरे भाई कहां से आ गया ये, क्या चीज है ये। दिस इज द वेरी राइट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, अभी तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन मुझे लगा है, इतना अच्छे ढंग से इसको फ्रेम किया है, ठीक है। थैंक यू टू यूपी पीसीएस आयरिश रिपब्लिक, ठीक है। देखिए राज्यसभा, ओके, 12 मेंबर्स को हमने लिया, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस, आर्टिकल 80 क्लॉज 3, ओके। हु द चेयरमैन ऑफ नेशनल फ्लैग कमेटी, कौन था भैया, बताया था ना आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कृपलानी जी किसके थे, कृपलानी जी अपने इसके थे, जो सब कमेटी थी फंडामेंटल राइट की, उसकी वो थे, उसके थे अपने ड्राफ्टिंग कमेटी, ओके। इनको तो हम राजा जी बोलते हैं, ओके, सिराज गोपालाचारी राजा जी। इन्होंने अपना, जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया था, जिसके अंदर उन्होंने यात्रा की थी, कहां से कहां तक, डांडी तक गए थे ना तोड़ने के लिए, अपने साबरमती आश्रम से लेकर डांडी तक गए थे वो, तो वही इन्होंने भी चलाया था अपने इधर साउथ में, ठीक है, तंजावुर कोस्ट पे, ये है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल इज लिस्टेड इन विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए ये हमारा बीपीएससी का क्वेश्चन। अब आपको ऐसा देख के नहीं लगता कि क्यों ऐसे क्वेश्चन बनाते हो, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी हमसे, कितना पढ़े, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन का कोई हाथ पैर नहीं होता। प्रीएम्बल में है नहीं है ये तो, अब देखिए इन तीनों लिस्ट में कहीं होगा, नन ऑफ द अबव हटा दीजिए एक बार के लिए, 5 ऑप्शन देंगे और फालतू क्वेश्चन पूछेंगे, लिटरली इस क्वेश्चन को हाथ पैर नहीं होता है कुछ। लेकिन अगर आपको करंट से एसोसिएटेड है तो आप कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर वैसे आपको मिलेगा कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। अब इसमें आपको मैं ये भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि लिस्ट पढ़िए, लेकिन थोड़ा सा करंट से एसोसिएटेड है तो एक बार आप देखते रहिए, चीजें चलती रहती हैं, आप कर सकते हैं। बस इतना ही बोलना चाहूंगा मैं, इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा मैं अभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, देखिए सब है। On 26 जनवरी was selected as a date of the inauguration of constitution। क्यों भाई, हमारे जो नेहरू जी थे रावी नदी पे क्या बोले, पूर्ण स्वराज का दिवस है आज हमारा 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1930 को बोला था ना उन्होंने। आज से हमारे यहाँ पे इसको एज अ स्वराज दिवस मनाया जाएगा, एज अ इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा, और उस दिन मनाया भी गया था, उस दिन प्लेज भी ली गई थी, और उस दिन से लेके 1947 तक मनाया भी गया। लेकिन अब भाई हमको तो आजादी 15 अगस्त को मिल गई, अब अगले साल जनवरी तक कैसे बोलते हैं हम लोग कि हम आजाद नहीं है। तो हमने क्या किया, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था। लेकिन हमने क्या किया, हमने यहाँ पे
कुछ प्रोविजन को इस दिन पे इनेक्ट कर लिया और पूरा एक तरह से मेजर जो पार्ट है उसको हमने 26 जनवरी के लिए रखा। तो 26 नवंबर को हमने क्या क्या इनेक्ट किया था ये भी बता दूं आपको मैं। हमने इनेक्ट किया था इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324, हमने किया था सिटीजनशिप, हमने किया था प्रोविजनल पार्लियामेंट, ये 3-4 चीजें हमने की थी। ठीक है, हमने बहुत सारे सूट्स और जो फाइनेंशियल चीजें थी वो भी हमने कर दिया था। तो यहाँ पे चलिए इसका आंसर होगा ऑन द डे सॉरी ऑन द कांग्रेस हैज ऑब्जर्व्ड एज ए इंडिपेंडेंस डे इन 1930। वही आपको बताया मैंने, रावी नदी के किनारे झंडा फहराया था उन्होंने। ठीक है, लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, हाँ लाहौर सेशन का उन्होंने हेड भी किया था, पूर्ण स्वराज उन्होंने किया था। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे। लैंड रिफॉर्म कौन सी लिस्ट के अंदर आते हैं? वैसे तो लैंड रिफॉर्म आते हैं स्टेट लिस्ट के अंदर। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था वैसे, इसमें कोई डाउट नहीं। ये देखिए बीपीएससी को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इस तरह के क्वेश्चन पूछती है। कौन सा कहां से, अरे कैसे पता, कितना याद रखेगा कोई? 1999 में पूछा हुआ, ये तो आपको पता होना चाहिए, इसमें कुछ मेहनत का काम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल नंबर 14, ये गलत है। और इक्वालिटी बिफोर लॉ किसका कंसेप्ट? ब्रिटेन का कंसेप्ट। ठीक है, हमारा बेसिक फीचर है आज, बेसिक फीचर, इसको हटा नहीं सकते आप। और इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल नंबर 14 में ही है, और जो इक्वालिटी वाले प्रिंसिपल है वो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक है। ठीक है, डिटेल में करेंगे। 78 स्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट, ना भाई 78 बात करता है यहाँ पे आपसे इसके बारे में, जब प्रेसिडेंट को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रॉम द पीएम ही कैन आस्क फॉर दैट। ठीक है, आर्टिकल 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, हाँ यही तो सही है। ओके, सैलरी अलाउंसेस यहाँ पे आर्टिकल 192 में। पार्लियामेंट मेंबर का 192 क्यों होगा यार? पार्लियामेंट यहाँ पे 78 से लेके 122 तक है, कैसे 192 जा सकता है? 192 अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का हो तो एक बार बात भी मान लू मैं, तो 192 गलत है। ठीक है, थोड़ा आर्टिकल का भी अगर आपको आइडिया है ना यार, कर सकते हैं आप। आपको हर एक लर्न नहीं करना, मेरे को क्या लर्न था क्या 192, या बस एक आइडिया, फेयर आइडिया मेरे को। ठीक है, इतना भी बहुत है आपके लिए। देखिए 192 किसके लिए है? डिसीजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएस, और 102 या 3 आई थिंक, नॉट रॉन्ग, 2 या 3 इसके लिए है, एमपी के लिए है। सैलरी अलाउंसेस ऑफ एमपी आर्टिकल 106 में कवर है। ठीक है, ओथ कौन से आर्टिकल में कवर है? 99 में कवर है। प्रेसिडेंट दिलाता है, प्रेसिडेंट जिसको अपॉइंट करे। प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्रोटेम स्पीकर को। चलिए, द गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर अश्योर ऑल सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक। अच्छा, कितने टाइप की जस्टिस है भैया? 3 टाइप की जस्टिस है ना, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ, ठीक है, एंड वर्शिप, और ये 5 टाइप की है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो क्या पूछा है भाई इसमें? अच्छा, ऑल ऑफ द सो, हाँ तो ऑफ कोर्स ऑल ऑफ द वो है। ये सब चीज तो हमारा ये प्रीएम्बल का पार्ट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल, पूरा प्रीएम्बल है, ये कराना पड़ेगा, मैं बात आज करता हूं। ठीक है, आपके लिए। ओके, ये पूरा प्रीएम्बल है। ठीक है, पढ़िए इसको। उत्तराखंड पीसीएस प्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टैब्लिश, कब हुआ था भाई? कैबिनेट मिशन के बाद हुआ था ना। कैबिनेट मिशन 3 लोग आए थे, एवी अलेक्जेंडर क्रिप्स, ठीक है, पैथिक लॉरेंस। एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है कि कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था किसने लाया था, तो पैथिक लॉरेंस, ठीक है, एवी अलेक्जेंडर एंड स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, कैबिनेट मिशन क्या डायरेक्टली इलेक्टेड था क्या? नहीं, कैबिनेट मिशन वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, पार्टली इनडायरेक्टली इलेक्टेड, पार्टली नॉमिनेटेड। और नॉमिनेटेड कहां से थे? प्रिंसली स्टेट से थे। इनडायरेक्टली इलेक्टेड कहां से थे? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से थे। चलिए, और हाँ, पहले जो सचिदानंद सिन्हा उसके टेम्पररी प्रेसिडेंट थे, एक ही दिन के लिए बने थे, क्योंकि उस टाइम सीनियरिटी जो सीनियर था उसको भाई मौका दिया, पहले भाई आप बनिए। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके चेयरमैन बने, परमानेंट प्रेसिडेंट बने। ठीक है, चलिए आगे और कुछ। सो दैट्स ऑल। इसके अंदर मैंने काफी कोशिश की कनेक्ट करने की, यार चीजें मैं थोड़ा बहुत ओवरलुक कर देता हूं, कितना बोलूं उसके ऊपर, ऐसा लगता है कितनी बार बता चुका हूं सब चीजें मैं। तो ये देखिए, रिपीटेशन यही है, आप जितने पीआईक्यू करेंगे ना, आप उतना रिपीट करेंगे चीजों को, और जितना रिपीटेशन आपका होगा उतना आपके लिए बेहतर है, मेरा ये मानना है। मल्टीपल, देखिए कहां कहां से सोर्स से क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट आखिरकार घूम फिर के वही चल रहे हैं, तो कंसेप्ट से नहीं भटकना हमें। अभी हमारा जो ये फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक है पूरा, वैसे बता दूं आपको मैं, यहां से क्वेश्चन लिए हैं मैंने पूरे। ओके, और ये सीरीज चलती रहेगी, ये सीरीज हर रोज 1 या 2 वीडियोस को आते रहेंगे, इंग्लिश वाले भी चलती रहेगी, और 1-2 दिन से मैंने कंसेप्ट नहीं पढ़ाया है, उसको भी कंटिन्यू कर दूंगा मैं, सो डोंट वरी, वो भी चलता रहेगा। मेरा टारगेट है प्रीएम्बल का, जुडिशियल रिव्यू का, बेसिक फीचर का एक कंसेप्ट मुझे कराने हैं, आपको कराऊंगा मैं, जल्दी कराऊंगा ये सारी चीजें। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए मेरे साथ, और प्लीज अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, प्रमोट करिए वीडियो। थैंक यू।